हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को। और ये जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये बेसिकली कितने तरीके से होता है। बट इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये होता क्या है। अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली टू पार्टीज होती है। एक पार्टी वो जो किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए किसी सेकेंड पार्टी को प्रपोजल देता है, और वो सेकेंड पार्टी अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो ये पूरा जो सिनेरियो होता है दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और जब हम इसी एग्रीमेंट को जब हम रजिस्टर्ड करवा लें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली होता कितने तरीके से है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सबिलिटी और वैलिडिटी। सो फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। तो इसमें अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली तीन तरीके से होता है। फर्स्ट होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड होता है गॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सो अब हम फर्स्ट देखते हैं दैट इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ये ध्यान पे रखिएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे चीज़ें, सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स कंडीशन जो भी चीज़ें होती है ये बेसिकली ओरल या रिटर्न फॉर्म में ही होता है। इसमें ये भी क्लियर रहता है कि कौन पर्सन प्रपोजल दे रहा है, कौन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, कितना कंसिडरेशन होगा, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सपोज़ मुझे एक फ़ोन चाहिए, मैं गया एक वीवो के शोरूम में, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे ये फ़ोन चाहिए। तो उस पर्सन ने कहा कि सर 15,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने क्या किया, 15,000 रुपये उसे दे दिया और फ़ोन मैंने ले लिया, और इसके बिहाफ में उस बंदे ने मुझे एक बिल भी दिया। तो दैट इज़ अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो बिल है ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिस पूरे ओवरऑल कंडीशंस को क्लियर कर रही है कि कौन यहाँ पर प्रपोजल दे रहा है, कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। प्रपोजल देने वाला मैं हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन का डिमांड किया, और उसको एक्सेप्ट करने वाला वो शॉपकीपर है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली ये एक्शंस, कंडक्ट और सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। अब आप पूछेंगे सर अब ये क्या है। देखिए एक्शन का मीन्स होता है जो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज या हमारे काम के थ्रू हो या हमारे एक्ट के थ्रू हो। कंडक्ट का मीन्स होता है बॉडी लैंग्वेज या हमारा जो भी एटीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और सरकमटेंसेस का मीन्स होता है कि सिचुएशन, कि कैसे सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली ये डायरेक्टली नहीं होता। इसमें सारे टर्म्स और जो कंडीशन ये डायरेक्टली क्लियर नहीं होते हैं, और इसमें जो भी ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं बेसिकली ये एक्शंस, कंडक्ट और सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। हम इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, तो एक रेलवे स्टेशन का एक सीन है और एक कुली आपको दिख रहा होगा। तो इस एग्जाम्पल में ये है कि सपोज़ अगर मैं रायपुर प्लेटफॉर्म में मैं उतरता हूँ, सपोज़ मैं मुंबई से आ रहा हूँ और मैं रायपुर प्लेटफॉर्म में उतरता हूँ। जैसे मैंने अपने ट्रेन से अगर मैंने झाँका तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक जो कुली है, कुली दौड़कर मेरे पास आ रहा है और मेरा जो सामान है वो उठा ले रहा है, और मैं उसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा बॉडी लैंग्वेज ये है कि मेरे चेहरे में स्माइल और एक्सप्रेशंस जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा उसे, वो मेरे बैग को उठाता है और उठाकर पार्किंग में छोड़ देता है, और मैं भी उसके साथ साथ जाता हूँ। जैसे वो पार्किंग में मेरे बैग को रखता है मैं उसे कुछ रुपीज़ दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मैंने कुछ उसे बताया नहीं, ना ही मैंने उसे बैग उठाने को कहा, बट मेरा बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा था कि वो समझ गया कि इनको बेसिकली पार्किंग तक ये सामान पहुंचाना ही है। और मैंने भी कुली को देखकर मैं भी समझ गया कि वो कुली मेरा बैग उठाने ही आया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है, बट दैट इज़ इनडायरेक्टली। यहाँ एक्शन, कंडक्ट, सरकमटेंसेस मीन्स सिचुएशन। देखिए यहाँ सिचुएशन भी ऐसा है कि हमें पता है कि वो कुली बैग को उठाने के लिए ही आया है। एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑटो और एक जो ट्रैवलर है उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे सपोज़ मुझे यहाँ से, मैं रहता हूँ रायपुर में, और मुझे यहाँ रायपुर से घड़ी चौक, बेसिकली शंकर नगर रायपुर में मैं रहता हूँ, और मुझे घड़ी चौक तक जाना है। मुझे पता है कि यहाँ से ऑटो जो चलती है शंकर नगर से घड़ी चौक 10 रुपये का चार्जेस लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑटो वाले को रुकवाता हूँ, ऑटो में बैठता हूँ, ऑटो वाला मुझे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ऑटो वालों को भी पता है कि ये जो गाड़ी है सिर्फ घड़ी चौक तक ही जाएगी।
और मैं भी उसमें बैठकर चले जाता हूँ और मैं घड़ी चौक में उतरता हूँ और उसे 10 रुपये पे कर देता हूँ और मैं अपने रास्ते चले जाता हूँ। तो यहाँ भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर मेरे एक्शंस, मेरे कंडक्ट और मेरे सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई हैं। इसमें वो ऑटो वाला मुझे कुछ कहता नहीं, मैं भी उससे कुछ नहीं कहता, बट दोनों को पता है कि क्या चीज़ें हो रहा है। तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर का इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक चीज़ आप ये ध्यान पे रखिएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के इक्विवेलेंट लीगल राइट्स रखता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ये ध्यान पे रखिएगा, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। बट ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रियल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें एग्रीमेंट होता है, प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन कंपलसरी होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस क्लियर होते हैं। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसमें सिचुएशनल्स, सरकमटेंसेस ही ऐसे होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें करना पड़ता है। और बेसिकली इसमें ऑब्लिगेशंस जो क्रिएट होते हैं, ऑब्लिगेशंस मीन्स होती है बर्डन या लायबिलिटीज़। ये जो भी चीज़ें क्लियर होती है ये लॉ के अकॉर्डिंग क्लियर होती है। लॉ ही हमें मजबूर करती है कि हमें इस एक्ट को परफॉर्म करना है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली ये एक थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, दैट इज अनजस्ट इनरिचमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज अ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लिया जाए यहाँ पर मैं हूँ, मैंने एक ऑटो को पकड़ा ऑफिस जाने के लिए और मेरे पास एक बैग भी, उस बैग में बहुत सारे पैसे रखे हुए। मैं अपने ऑटो में बैठा और मैं अपने ऑफिस में उतरा। और जैसे ऑफिस में मैं उतरा तो मेरा जो बैग है वो मैं भूल गया गलती से उस ऑटो में। ऑटो वाले को भी कुछ पता नहीं। ऑटो वाला थोड़ा दूर तक जाता है, मैं अपने ऑफिस में चले गया, तभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है अरे मेरा बैग तो छूट गया। अब ऑटो वाले को भी यहाँ पर देख रहा है कि अरे ये तो ट्रैवलर यानी मेरा ही बैग था। तो ऑटो वाले ने मेरा पता लगाया, पता लगाने के बाद उसने मेरे बैग को मुझे वापस कर दिया। तो इस ओवरऑल सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? इसका रीज़न है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ जो ऑटो वाला है, ऑटो वाला अगर चाहता तो उसे अपने पास रख लेता, बट इसने एक लॉयल्टी दिखाया क्योंकि लॉ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर था। लॉ ने ही उसे मजबूर किया कि उसे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये जो बैग है ये बैग मुझे जो मेन जो इसका ट्रू ओनर है उसे देना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ना तो प्रपोजल हुआ ना तो एक्सेप्टेंस हुआ, बट एक पर्सन यानी ऑटो वाला जो भी एक्ट कर रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। और अब एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, ऑटो वाला जैसे मुझे सब चीज़ें लाकर देता है, मेरा बैग लाकर देता है, तो ऑटो वाला अगर चाहे तो जो भी एक्सपेंसेस उसने किया है इस बैग को मुझे वापस देने के लिए वो सारे खर्चे मुझे डिमांड कर सकता है और मैं उन सारे खर्चों को उसे पे भी करूँगा। तो दैट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही होता है बट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली 3 तरीके से होता है। फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो दोनों जो पार्टीज़ है, दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने जो ऑब्लिगेशंस है, अपने ऑब्लिगेशन मीन्स होते हैं लायबिलिटीज़, जो काम को करने के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें दोनों पार्टीज़ ने कर ली होती है। कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहता। मीन्स फर्स्ट पार्टी ने अपना एक्शन कर लिया, सेकंड पार्टी ने भी अपना एक्शन कर लिया, दोनों पार्टीज ने अपना एक्शन डन कर लिया। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो सपोज मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मैं एक शॉप में गया, मैंने लैपटॉप के लिए 20,000 रुपीज़ पे किए और उस पर्सन ने मुझे लैपटॉप दे दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एक्ट पूरा कर लिया, मैंने उससे 20,000 रुपीज़ दिए और उस सेकेंड पर्सन ने मुझे लैपटॉप दे दिया, तो उसने भी अपना एक्ट प्रेजेंट कर लिया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है, कुछ भी चीज़ें पेंडिंग नहीं रहती है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसको हम लोग वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एक पार्टी जो होता है ये अपना ऑब्लिगेशंस या अपना जो भी प्रॉमिस होता है ये पूरा कर लेता है, बट सेकेंड पार्टी का जो प्रॉमिस है, सेकेंड पार्टी का जो ऑब्लिगेशंस है ये टाइम पीरियड तक पेंडिंग रहता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सपोज मुझे जाना है मार्च में मनाली और अभी टाइम चल रहा है जनवरी का, तो मैंने क्या किया, मैंने फ़्लाइट का टिकट बुक करा लिया और 6,000 रुपीज़ पे कर दिए, डन। बट ये जो फ़्लाइट वाला जो ये मुझे अपना सर्विस कब देगा, मार्च में देगा।
तो दैट इज़ अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, उससे पे कर दिया है 6000, बट जो ट्रैवल जो कंपनी, जो फ्लाइट वाली जो कंपनी है, वो मुझे ट्रैवल कब कराएगी? वो मुझे कराएगी मार्च में। तो दैट इज़ अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी का भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारा हमसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेती है और हमें वो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करवा देती है, बट हम जो प्रीमियम है उससे प्रीमियम हम बाद में पे करते हैं। तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपना एक्ट कर चुकी होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम आ जाते हैं और हमारा जो टाइम जो रहता है, हमारा जो एक एक्ट रहता है वो अभी ड्यू रहता है। हम जब प्रीमियम पे करेंगे तो हमारा भी एक्ट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ अ एग्जीक्यूटरी और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों पार्टीज का जो प्रॉमिस या दोनों पार्टीज का जो एक्ट या जो भी ऑब्लिगेशंस है, दोनों ही पेंडिंग रहता है एक टाइम पीरियड तक, बट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जैसे वो टाइम पीरियड खत्म हो, दोनों पार्टीज अपना अपना एक्शन पूरा कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सपोज मैंने क्या किया, दिवाली का टाइम था, मैंने अमेज़ॉन से अब एक वॉच मैंने बुक कराया और मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ किया। तो उस अमेज़ॉन कंपनी ने मुझे 7 डेज़ का टाइम दिया कि 7 डेज़ में ही आपको सर ये डिलीवरी होगा, तो मैंने भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ किया। तो अगर अब इन दोनों सिनेरियो में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है दोनों के थ्रू, वो मुझे 7 दिन बाद मेरा जो वॉच है मुझे लाकर दे देगा और मैं उसे उसके बिहाफ में पैसे दे दूंगा। तो दैट इज़ अ यूनिलैटरल या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज़ का जो परफॉर्मेंस होता है बेसिकली ये पेंडिंग होता है और जैसे ये दोनों एक्शन पूरा कर लेते हैं सारी चीज़ें ख़त्म, पूरा कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। ये बेसिकली 4 तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। ध्यान में रखिए ये सारी चीज़ें लॉ रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट हम देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान पे रखिएगा, हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी करते हैं वो सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे नेसेसरी एलिमेंट्स कंपलसरी होने चाहिए। इट मीन्स इसमें बेसिकली प्रपोजल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो भी पार्टीज है वो बेसिकली कॉम्पोटेंट या कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कंसेंट है, जो भी एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली फ्रीली होना चाहिए, धमकी, कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो जिस चीज़ के लिए डील हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो बेसिकली हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो दैट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान पे रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट यहाँ पर वैलिड और सेकेंड जो होता है दैट इज वॉइड। इट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक टाइम तक वैलिड रहता है बट किसी कारण से इसको जो सेकेंड पार्टी है जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, इसलिए इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मेन टॉपिक ये है कि जैसे अगर मैं किसी को एक प्रपोजल दूं कि आप अपने घर को सेल करिए 2 लाख रुपए में, इस प्रपोजल को मैं उसे देता हूं बट वो सेकंड पर्सन अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं क्या करता हूं, मैं उसे यहाँ पर धमकाता हूँ। देखिए कोर्शन क्रिएट करता हूँ, धमकाता हूँ गन पॉइंट में, नहीं तुम साइन करो और उस घर को मुझे बेचो 2 लाख रुपए में। इसके अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब उसे टॉर्चर करता हूँ, उसके बाद इन्फ्लुएंस क्रिएट करता हूँ, अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाता हूँ, उससे डोमिनेट करता हूँ, या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें अगर मैं करके उसका कंसेंट अगर मैं ले लूँ तो ध्यान पे रखिएगा, जब कोर्ट में जब हम दोनों जब जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली वैलिड करवाने, तो वो पर्सन अगर कुछ भी नहीं कह रहा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम ये हो जाएगा वैलिड। अब ये वैलिड हो गया बट हम दोनों को ही पता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं ये सही नहीं है क्योंकि कंसेंट फ्रीली नहीं है। तो यहाँ पर बाद में अगर वो सेकेंड पर्सन चाहे, बाद वो सेकेंड पर्सन कौन होगा, जिसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था किसी दबाव में आकर। तो ध्यान पे रखिएगा, बाद में अगर वो पर्सन चाहे कोर्ट में जाकर अगर वो कह दे कि नहीं जो भी मेरा कंसेंट लिया गया था इसमें तो धमकी था, तो कोर्ट उस टाइम क्या करेगी, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर कर देगी, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वो डिक्लेयर कर देगी वॉइड। तभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ें आप ध्यान पे रखिएगा। इसमें एक वर्ड है रिसाइन, रिसाइन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल करना। तो यहाँ पर कैंसिल करने का जो राइट रहता है ये सेकेंड पार्टी के पास ही रहता है।
जो कंसेंट जो अपना कंसेंट देते हैं और जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें तो दैट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसमें दो वर्ड्स बने, एक है वॉइड और एक है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वॉइड का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकते, बट कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मीन्स ये होता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रजिस्ट्रेशन के समय या जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस, जब एक्शन जब प्ले होने वाला जब रहता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला रहता है, उसी टाइम कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसके कारण इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें वॉइड करना पड़ता है। मतलब आगे हम इसको वैलिड कर ही नहीं सकते, बट वॉइड करने के पहले का जो सिचुएशन होता है ये पूरा वैलिड रहता है, बट जब हम उसको रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं उसी मोमेंट पे ये क्या हो जाता है, वॉइड, कुछ सिचुएशंस के कारण। अब ये सिचुएशन कौन कौन से है देख सकते हैं। पहले चेंज इन लॉ और रूल्स और रेगुलेशंस। बेसिकली अगर मैं मनाली का टिकट बुक करता हूँ यहाँ तक तो सब डन है, बट जब मनाली जब जाने वाला रहता है उसी टाइम एक अनाउंसमेंट होता है कि मनाली में आतंकवादी हमला हो गया है। तो देखिए ये एक्ट आगे बढ़ ही नहीं पाया, आगे प्ले ही नहीं हो पाया, मैं मनाली जा ही नहीं पाया, तो मेरा और उस जो ट्रैवल एजेंसी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मनाली को लेकर, ये परफॉर्म हो ही नहीं पाया। तो इसलिए मुझे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, वॉइड। एक टाइम तक वैलिड था बट अभी वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है व्हेन वन ऑफ द इन्वॉल्व पार्टीज इज इनकैपेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका जैसे हमने एक एग्जांपल देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज का। सपोज मैंने और मेरी एक दोस्त है, हम दोनों ने सपोज अगर हम शादी करना चाहते हैं, बट एट द टाइम अगर क्या हो, अगर उस टाइम क्या हो जाए, मेरा अगर मैं अनसाउंड माइंड हो जाऊँ, लुनेटिक हो जाऊँ, पागल हो जाऊँ, तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज है ये परफॉर्म हो पाएगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इसको वॉइड ही करना पड़ेगा। इसके अलावा डेथ ऑफ अ पार्टी, एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सपोज मुझे एक कंसर्ट कराना है, मैंने माइकल जैक्सन को अपॉइंट किया, मैंने कहा कि 31 जनवरी को माइकल जैक्सन जी आपको आना है, 31 दिसंबर को आपको आना है और आपको एक कंसर्ट में प्ले करना है, इसके बिहाफ में मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो माइकल जैक्सन जी हाँ बोलते हैं। देखिए अभी दोनों ने एक्ट प्ले नहीं किया, बट दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को तो डन कर लिया, एग्रीमेंट डन हो गया। बट जब वो 31 दिसंबर को आने वाले होते हैं, उसी दिन 31 दिसंबर के दिन जब वो अपने निकलते हैं घर से, उनका हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब आप मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अभी प्ले हो पाएगा, क्या पूरा हो पाएगा, क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का डेथ हो चुका है जो परफॉर्म करने वाला था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था एक टाइम तक, बट किसी सिचुएशंस के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट अभी क्या डिक्लेयर हो गया है, वॉइड। नेक्स्ट हम देखें तो दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है। इट मीन्स वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिसको हम लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं करा सकते, जो बेसिकली होता है वॉइड, जिसको हम लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं करा सकते या हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, कभी भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ये कौन कौन से सिचुएशंस है देखिए, अगर कोई अनलॉफुल चीज़ों के बारे में एग्रीमेंट हो, जैसे अगर मैं ड्रग्स या किसी का मर्डर करने के लिए या कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो बेसिकली अनलॉफुल हो, तो इसके लिए अगर मैं कोई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दूँ तो ये आगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। इसके अलावा किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन ना हो तो, या किसी का मैरिज को रुकवाने, शादी को रुकवाने के लिए अगर मैं किसी को सुपारी दूं या किसी को प्रपोजल दूं जाओ उस शादी को रुकवाओ, किसी का बिजनेस में तुम जाके बाधा करो या उसको डिस्टर्ब करो, उसको रास्ते में ही रोक दो, ऐसे अगर मैं पार्टी को किसी को अगर मैं डील कर रहा हूँ, तो ऐसा भी जो एग्रीमेंट होगा ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें इलीगल होती है। या इसके अलावा किसी लीगल प्रोसीडिंग को अगर मैं रुकावट करता हूँ, जैसे अगर मान लिया जाए अगर मैं किसी एक बंदे को अपॉइंट करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि जाओ, वो बंदा गवाही देने जा रहा, जाओ उसको रास्ते में ही रोक लो, तो ऐसा भी जो एग्रीमेंट होगा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएगा। इसके अलावा अनमीनिंग एग्रीमेंट, अगर मैं किसी ऐसे टास्क को करने के लिए बोलता हूँ जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा और ऐसा एग्रीमेंट होगा वॉइड। और इसके अलावा वेजरिंग, मतलब शर्त जो हम लोग लगाते हैं, जैसे अगर मैं किसी को अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है, जाओ चांद तारे तोड़ कर लाओ, बदले में आपको 2000 रुपये दूंगा, तो ये एक्ट को प्रेजेंट करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा और ये हमेशा वॉइड ही होगा जो भी चीज़ें होंगी।
सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।